हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन के सब्जेक्ट के, यानी हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमारे एक सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बारे में। तो आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम। मेनली इसमें यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। मेनली प्राइमरी स्कूल के करिकुलम में इंग्लिश लैंग्वेज की क्या पोजीशन है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर, सब कुछ। ठीक है, तो जिस किसी के पास भी इंग्लिश हो आप ये पढ़ सकते हैं। मेनली दिल्ली डीएलएड में हम देखते हैं एससीईआरटी के थ्रू जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट ईयर में आपको 2 लैंग्वेज लेने होते हैं। इंग्लिश कंपलसरी होती है, ठीक है, और साथ में दूसरी लैंग्वेज में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी, पंजाबी या उर्दू, उसमें से एक आप लेना। ठीक है, मैंने हिंदी लिया था, तो आपको इस चैनल पे हिंदी की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज यूनिट 1। ठीक है, सबसे पहले हमें बात करना है कि व्हाई इज इंग्लिश इंक्लूडेड इन द करिकुलम। इंग्लिश को ही करिकुलम में क्यों इंक्लूड किया? हम और कोई लैंग्वेज भी इंक्लूड कर सकते थे, इंग्लिश को ही क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके डीएलएड में भी आ सकता है कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको क्यों इंक्लूड किया, हम क्यों पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। इन सभी ऐसी मिलती जुलती जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन उन सब का आंसर होगा ये। ठीक है, ये पॉइंट्स है, इसको याद कर लो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले ना कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बच्चों को क्यों पढ़ाना ज़रूरी है, हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, प्राइमरी लेवल पे क्यों ज़रूरी है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स है, ये आपको मदद करेंगे अपने आंसर को लिखने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो सबसे पहले ये सब बेसिक पॉइंट्स आप सबको पता ही है, ठीक है, मैं बस आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ कि सबसे पहले तो इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। वहाँ पे हर आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो, अगर आपको कहीं भी कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश अब एक ऐसा माध्यम बन चुका है बातचीत का जिसमें हम सभी अलग अलग लोगों से, अलग अलग देश के लोगों से बात कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए साथ ही में हमें और क्या है, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है, आपको कुछ आगे करना है इन फ्यूचर, आपको कुछ ऐसे डिग्रीज करने हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, वो कहीं और किसी अलग कंट्री में मिलते हैं, या मान लीजिए यूके में नहीं मिलते, वो कोरिया मिलते हैं, कोरिया में नहीं मिलते, वो जापान में मिलते हैं, या कहीं और अरब में जाके कुछ आपको हायर एजुकेशन, कोई भी लिटरेचर पढ़ना है कहीं का भी, तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो अब हर जगह अवेलेबल है। आपको इंग्लिश में हर बुक मिल जाएगी। और आप देख ही रहे हैं, जैसे हमारे भी कुछ पुराने संस्कृत की जो बुक है जिसमें बहुत सारी हमारी पुरानी हिस्ट्री लिखी है या बहुत सारी टेक्निक्स लिखे हैं हमारे, तो उन सभी बुक्स की नॉलेज को, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, केमिकल साइंस से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से हो, या कुछ भी फील्ड हो उसकी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, जो भी है, सब इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ में गूगल पे अपलोड करे जा रहे हैं ताकि सबको पता चले कि हमारा कल्चर, हमारे नॉलेज कितने बहुत ही गहरे हैं, राइट। तो ये सब क्या है, हम लोग अपना ही नहीं, हमारे कल्चर को बाहर के लोग भी पढ़ सकते हैं, हम भी बाहर के कल्चर को पढ़ सकते हैं और एक हायर थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ। देखिए, अगर आप इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आती है, आप सामने वाले से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे तो क्या होगा, आप एज अ बिजनेसमैन, मान लो आपकी खुद का बिजनेस है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को सेल कर पाओगे और एक अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ कर पाओगे। और कोई भी एम्प्लॉय भी, अगर आप किसी को कोई भी नौकरी लेनी है तो वो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी अपनी डिग्रीज के, अपने स्किल्स के बलबूते पे बहुत अच्छी नौकरी ले सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से आप हर जगह पूरे वर्ल्ड में जहाँ आपको काम करना है, जो काम करना है, जिस पोजीशन पे करना है, कुछ अपना स्टार्ट करना है, अपने बिजनेस वगैरह को भी बहुत फैलाना है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो प्रोफेशनल ग्रोथ देता है इंग्लिश, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। साथ ही में ये क्यों ज़रूरी है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है। देखिए, जितने भी कंप्यूटर के हम देखते हैं, कोडिंग वगैरह किसमें होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, राइट। साइंटिफिक जितनी थ्योरी या कोई भी हमारे पुराने जितने भी रिसर्च रहे हैं सब इंग्लिश में हैं, ताकि सब पढ़ पाए। एक कॉमन लैंग्वेज मिल गई है इंग्लिश, जिससे सब पढ़ पाएँ उसको और आगे अपनी लैंग्वेज में या अपने एरिया में उसको और इम्प्रूव कर पाएँ और उसके बाद फिर से पब्लिश करें और इंग्लिश में, राइट। जैसे हमारे कुछ पोएम्स वगैरह होते हैं हमारे 10th 12th में, तो आपको ऐसे पता होगा कि कुछ स्पेनिश या फ्रांच के कुछ पोम जो होते हैं हमारे, वो सभी में कुछ ऐसे पोएम होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या बहुत गहरे होते हैं। उनको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करके उन पोम को हम पढ़ते हैं। 10th में भी, शायद 10th या 12th में भी एक पोम है, ठीक है, जिसको जो आई थिंक फ्रांस से आया है। ठीक है, तो इसलिए तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको आगे कोई रिसर्च करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपको हर अलग अलग चीज़ की नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि अब आप हर लैंग्वेज तो सीखने नहीं लगोगे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस। देखो, अगर आपको पता चल गया कि हमारे जापान में इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनका ये कल्चर है, कैसे पता चला? आपने गूगल पे या ChatGPT पे बोला कि मुझे बता दो ये, तो उसने आपको एक
लैंग्वेज के फॉर्म में बता दिया इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और वो कैसे बताया, वहाँ के जापानीज जो बुक्स हों या जो ऑथर हों उन सभी ने क्या किया, वो अपने नॉलेज को कन्वर्ट किया या अपने जितने भी उनकी जो लिपि में लिखी होगी जापानीज लिपि में उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखा ताकि सबको पता चले कि वहाँ पे क्या मान्यता रही या कैसे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ये सब और इंडिया के अगर किसी को जानना है, यूके का इंसान उसको जानना है इंडिया का कल्चर, इंडिया में क्या क्या हुआ, उसका हिस्ट्री वगैरह, तो वो सब कैसे जान पाएगा। हमारे जितने भी हिस्ट्री की बुक्स है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, राइट। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा कल्चर जो हमारे कल्चर है और दूसरा कल्चर है हम सब उससे अवेयर हो रहे हैं, साथ में सोशलाइज भी हो रहे हैं, ठीक है। हमें पता चला कहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन गया है इस टाइम, ठीक है। अब हाँ ये बात है सब चीज़ की अच्छा ही नहीं होती, सबके प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, तो कुछ चीज़ इसमें भी अलग है, थोड़ा कम अच्छा है, लिमिटेशंस हैं, बट यहाँ तक तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया, ये हमारा पहला टॉपिक था, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे कि प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश को इंट्रोड्यूस क्यों कराना चाहिए। देखो आगे जितने भी हमने पढ़े ना, ये जो हमने पढ़े यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स के साथ साथ आप एक और कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हो। ये पॉइंट्स भी आप लिखना, ठीक है, जहाँ भी पूछे इंग्लिश लैंग्वेज क्यों जरूरी है हमारे लिए प्राइमरी लेवल पे, सारे पॉइंट्स लिख देना। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे प्राइमरी लेवल पे क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये भी लिखना आप। सबसे पहले तो डेवलप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स है मेनली इंग्लिश में क्यों जरूरी है पढ़ाना, ताकि हमको इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो पाए, वो बातचीत कर पाए, राइट। उसके साथ साथ एनकरेज लैंग्वेज एक्विजिशन इन अ फन एंड एंगेजिंग वे। प्राइमरी लेवल पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको ऐसा नहीं बुक दे के पढ़ा सकते, लेक्चर दे के कि ये है, ये याद कर लो, ये रूल्स रेगुलेशन याद कर लो, वोकैबुलरी याद कर लो, नहीं। उनको क्या करना है, हमें फन वे में कोई एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें करवाना है। साथ ही में एक्विजिशन होता है आसपास के एनवायरनमेंट से जो हम चीज़ें लेते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। हम बैठ के पढ़ नहीं रहे, हम जो पढ़ रहे हैं अगर बैठ के पढ़ रहे हैं कुछ, तो उसको कहते हैं लर्निंग लेना, कि हम कुछ सीख रहे हैं, और जो आसपास के एनवायरनमेंट से खुद ही हमारे नेचर में डेवलप हो जाता है उसको एक्विजिशन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक उसके डिफरेंस है। तो एक्विजिशन होता है यानी आप आसपास कुछ ऐसा कल्चर बना दो कि बच्चों को ना इंग्लिश वर्ड्स वगैरह यूज़ करने आ जाए, ठीक है। जैसे बुक है तो बच्चा बोल पाया मैम ये बुक है, ये पेंसिल है, चेयर है, तो ये क्या आप बोलोगे ना कि बेटा मुझे बुक देना, तो उसे तो समझ में आया तो बुक किसे कहते हैं, ये जो किताब है इसको बुक कहते हैं, उसे समझ आएगा। तो इससे कहता है ये इन्वायरमेंट बन गया, तो एक्विजिशन कर लेगा अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड एक्सपोजर टू अ ग्लोबली स्पोकन लैंग्वेज। वही बात है, आप उसको थोड़ा एक्सपोजर दिखाओ, कुछ आप वीडियोज़ वगैरह दिखा सकते हो, या किसी कि कोई बच्चे बातचीत कर रहे हैं ऐसा कोई छोटा सा वीडियो हो गया, ठीक है, जिससे बच्चों को एक्सपोजर मिले कि कैसे ग्लोबली बातचीत होती है इस लैंग्वेज में। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो एक्सपोजर दो, वीडियोस वगैरह दिखाओ, कोई स्टोरी दिखा दो, ठीक है, कोई फ्लैश कार्ड वगैरह दिखा दो, जिससे बच्चे को पता चले। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि एट द प्राइमरी लेवल इंग्लिश इज इंट्रोड्यूस टू, इंग्लिश क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था इन कारण के लिए, ठीक है। ये चीज़ें बच्चा सीख ले, इसलिए प्राइमरी से ही क्यों नहीं हमने मिडिल स्कूल से कर दिया, हमने क्यों नहीं हम 10th के बाद इंग्लिश सीखते हैं, उसका कारण ये है ताकि बच्चा सीखेगा जल्दी तो वो आगे लाइफ में बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाएगा। और साथ में छोटे बच्चों को सिखाना भी ये होता है कि आसान होता है, छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं, ठीक है, बड़ों के कंपैरिजन में। अगर आप मेन वो पढ़ोगे ना साइकोलॉजी और पेडागोजी, मेन साइकोलॉजी में जाओगे आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे जल्दी चीज़ें सीखते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे लर्निंग एबिलिटीज, सीखने की क्षमता जो होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, ठीक है। चले जाते हैं बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रिंसिपल है इंग्लिश को पढ़ाने का। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि क्या उद्देश्य है, इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहिए, टीचिंग इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहिए। हो कुछ यहाँ पे आप कुछ अपने भी तरह से लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, बना के अच्छे से। सबसे पहले यानी डेवलप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। बच्चों को बेसिक स्किल्स तो डेवलप हो, बच्चों को सुनना है, पहले तो इंग्लिश में सुनना है, सुन के फिर उसको बोलना भी है, ठीक है, उसके बाद उसको पढ़ना भी है और उसके बाद उसे लिखना भी है। तो बेसिकली हम पहले क्या करते हैं, बच्चों की लिसनिंग स्किल्स पे काम करते हैं, फिर हम स्पीकिंग पे काम करते हैं, फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग, लास्ट में राइटिंग आता है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है स्किल, ठीक है। उसके बाद हमें हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश टीचिंग का, एनकरेज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। अच्छा ठीक से बोल पाए, किसी भी वर्ड को अच्छे से वो जिस तरह वो लिखा है या जिस तरह से बोला जाता है उसे समझ में आए कि कुछ वर्ड्स जो लिखे होते हैं वैसे नहीं बोले जाते, कुछ वर्ड्स जैसे बोले जाते हैं वैसे लिखे नहीं जाते। सारी जो चीज़ें उसको समझ में आए, ठीक है, कि क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और क्या नहीं है, ठीक है, और फ्लुएंसी आए ताकि वो बहुत ही आराम से बोल पाए, जैसे ज़्यादा अटके ना या ज़्यादा उसको गलती ना हो। तो ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को सिखाना प्राइमरी लेवल से, ताकि ये सारी जो चीज़ें इसमें अच्छा हो जाए और एट द एंड वो बहुत अच्छा स्पीकर बन जाए इंग्लिश का, ठीक है, स्पीकर ही नहीं है राइटर भी बन जाए, ठीक है, रीडिंग राइटिंग सब आ जाए स्किल्स। उसके बाद हमारा थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है इनहेंस वोकैबुलरी एंड ग्रामर यूसेज। उसे पता हो कि कब इज एम आर यूज़ करना है, कब मोडाल्स यूज़ करना है, कब नहीं करना, ठीक है। कहीं जगह क्या होता है ग्रामर का यूज़ नहीं होता है या फिर बहुत अलग देखा जाता है, तो सबसे पता चलेगा अगर वो पढ़ेगा, ठीक है। अगर हम उसे पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल से तो उसे पता चलेगा। और साथ ही में वोकैबुलरी डेवलप होगी कि आपको इंग्लिश की लैंग्वेज समझ में आ रहा है, कहीं अगर वो फॉरेन में गया तो वहाँ पर बहुत सारी वोकैबुलरी है, तो अगर बच्चे को बचपन से सिखाएंगे उसके पास भी बहुत सारी वोकैबुलरी होगी, तो कभी कुछ नया वर्ड अगर वो सुनेगा तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़।
अपने आइडियाज़ बताने में, अपनी थॉट्स बताने में उसको कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास एक और लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर कोई सामने वाला हिंदी में या उसके रीजनल मदर टंग में बात नहीं कर पा रहा तो उसके पास एक और लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसमें वो कम्युनिकेट कर पाता है और अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, सबको एक्सप्रेस कर पाता है कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश को टीच करने के। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीच करने के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। ये प्रिंसिपल्स आप याद कर लो, अगर पूछेंगे तो एग्जाम में एज इट इज लिख लेना, थोड़े एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट है थोड़ा, और इसको अच्छे से समझा के एग्जाम्पल लिख देना कि क्या क्या कैसे कैसे, तो वो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप सभी ने सुना है ना कि पहले हम आसान चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद मुश्किल चीज़ें करते हैं। राइट, पहले हम सबसे पहले क्या कुकिंग में क्या सबसे पहले मैगी बनाना सीखते हैं, उसके बाद एक डिलक्स थाली बनाना सीखते हैं। राइट, तो ऐसे होता है, स्टार्टिंग में बच्चा पहले इजी वर्ड सेंटेंस बनाना सीखेगा, उसके बाद वो पूरा पैराग्राफ, स्टोरी, जो पोम वगैरह सब बनाना, बोलना और पढ़ना सीखेगा। राइट, उसके बाद हमारा सेकंड प्रिंसिपल है लिसनिंग एंड स्पीकिंग फर्स्ट। तो जैसे मैंने कहा, पहले बच्चा सुनता है फिर बोलता है। बच्चा जब छोटा भी होता है तब भी क्या, पहले वो सुनता है बोलता है, फिर बाद में उसे लिखना और पढ़ना आता है। राइट, तो ये एक प्रिंसिपल है। साथ ही में अगला प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है हमारी, क्योंकि जिसमें बच्चा खेल खेल के सीखे और वो कुछ नया जनरेट भी कर पाए, साथ ही में खुश भी रह पाए, उस पर बर्डन भी ना हो किसी चीज़ का। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग हमारा प्रिंसिपल है, जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश में बहुत हेल्प करता है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कंटेक्चुअल लर्निंग, रिलेटिंग इंग्लिश टू डेली लाइफ। हम आज जो कर रहे हैं या हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करो। कोई पोम भी पढ़ा रहे हो, कोई स्टोरी भी है, उसको कनेक्ट करो कि अच्छा आपने वहाँ पे कैट देखी थी, कैट ऐसे चलती है, कैट भागती है, कैट डर जाती है ऐसे, तो वो बोलेगा हाँ देखी थी। तो अब आप स्टार्ट करो अपनी स्टोरी की, इसमें भी एक कैट है, ठीक है, और ये ऐसे डर जाती है, एक घर में जाती है। तो इस तरह उन्हें रिलेट करके समझाओगे तो उनको समझ में आएगा इंग्लिश। तो ये प्रिंसिपल है इंग्लिश का कि पढ़ाते समय बच्चों को जो पढ़ा रहे हो उसको उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है इंटरेक्टिव टीचिंग, यानी कि जैसे हमने गेम्स करा दिया, कोई एक्टिविटी करा दी, रोल प्ले करा दिया, स्टोरी टेलिंग करा दी, ऐसी टीचिंग जिसमें बच्चा भी इंगेज हो, बच्चा भी कुछ, बच्चा से बैठ के सुनना रहा हो या से बोल ना रहा हो, वो भी पार्टिसिपेट करे उसमें, एक्टिव उसमें टीचिंग हो और लर्निंग हो। ठीक है, उसको कहते हैं इंटरेक्टिव टीचिंग। टीचर भी कुछ बता रहा है, बच्चा भी कुछ बता रहा है, टीचर भी कुछ करवा रहा है, बच्चा भी कोई रोल प्ले वगैरह सब कर रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत वो सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये आप अपने भी इंक्लूड कर सकते, जो आपको लगता है कि ये होने चाहिए। ठीक है, कोई नंबर नहीं काटेगा, आपके थॉट्स ही सब कुछ है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल। कि प्राइमरी लेवल पे क्यों पढ़ाना है इंग्लिश, किस लिए पढ़ाना है, आपको पहले भी पता है, मैंने आगे बताया, फिर से बताते हैं, और आप अपना भी कुछ बना के लिख सकते हो। और ये है कुछ पॉइंट्स, इसको अच्छे से ध्यान से समझो। तो सबसे तो क्या, इनहेंस बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इनहेंस करेंगे, यानी आप अच्छे से बातचीत कर सकते हो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर ही। और इंडिया में वो स्टेट जिन्हें हिंदी नहीं आती है, आपकी कोई मदर टंग या कोई रीजनल लैंग्वेज आपकी नहीं आती, उनसे भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो एक कम्युनिकेशन स्किल आपको एक ऐसा दे रहा है जो आपको बहुत ग्रोथ भी देगा साथ में, समझे। उसके बाद है मेक लर्निंग इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। इससे क्या होगा, बच्चे अच्छे से अलग अलग चीज़ें पढ़ पाएंगे, अलग अलग चीज़ें सुन पाएंगे। कोई ऐसी कार्टून वगैरह जो इंग्लिश में ही है तो वो भी देख सकेंगे, क्योंकि उन्हें हर चीज़ में नॉलेज मिल रही है, उस इंग्लिश भी आ रहा है, तो उसकी जो लर्निंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होगी और इंटरेक्टिव होगी। ठीक है, उसके बाद है फोकस ऑन फोनिक्स। आपको पता होगा कि फोनिक्स साउंड्स होते हैं। ठीक है, ए को, बी को, सी को, क्या साउंड्स होते हैं वो सब पता चलेगा बच्चे को, उसको फोकस होगा। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस फॉर्मेशन भी आएगा कि किस वर्ड को कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन आएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और साथ ही में सेंटेंस फॉर्मेशन की सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये सब बच्चे को पता चलेगा। इसलिए इंग्लिश पढ़ाना जरूरी है, और इसलिए इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्ट करना एट अ प्राइमरी लेवल, इसके ये पर्पस है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर्पस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पर्पस है डेवलप लव फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चों को लिखना पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, जिससे वो आगे भी कुछ बहुत सारे चीज़ें पढ़ पाएगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहेगा, और कुछ अपना भी नॉलेज लोगों को बांटने के लिए वो क्या कर सकता है, लिख सकतेगा कि वर्ल्ड वाइड उसके थॉट्स को लोग जाने, पोम वगैरह के थ्रू, कहानियों के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डालते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग कनेक्ट हो सकते हैं और किसी के थॉट्स को जान सकते हैं किसी टॉपिक पे। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम देता है इंसान को। राइट, उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या है, इनकरेज पीयर इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। हम एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमें पीयर इंटरेक्शन तो होगा ही, बट साथ ही साथ में जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये एक अच्छा कम्युनिकेशन के साथ हमें इंटरेक्शन भी, सोशलाइजेशन भी बहुत अच्छा देगा, पार्टिसिपेशन भी, लोगों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, उनके थॉट्स को सुनना, अपने थॉट्स को बताना, और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में भी मदद करता है। ठीक है, एक मिस्टेक टू अवॉइड हम पढ़ते हैं कि क्या मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए हमें, ओवरलोडिंग स्टूडेंट्स विद ग्रामर रूल्स विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो पहले होता था ना, ग्रामर वगैरह पढ़ लो, फिर एक टफ मार लो, फिर ऐसे कर लो, तुम्हें आ जाएगा, पर ये बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत गलत मैथ है। इससे तो हम नहीं सीख पाते थे ढंग से, बच्चे सीखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो बच्चों में ठोकना चीज़ों को बंद करो कि ग्रामर पढ़ो, ग्रामर के रूट रट लो कि पहले वी की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी नहीं आएगी, आईएनजी किसके साथ आएगी, ये नहीं भाई, प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट प्रैक्टिस।
हिंदी हमने कैसे सीखी है? ऐसे तो सीखी है, बचपन से आसपास लोग बोलते थे, हमने बोलना सीख लिया हो गया। कभी पढ़ा था हिंदी के ग्रामर्स के रूल्स? नहीं ना, इतने तो नहीं पढ़ाना किसी ने ढंग से। तो इसलिए वैसे ही तो बच्चों से प्रैक्टिस कराओ, ज़्यादा उस पर लोड नहीं देना, उनको प्रैक्टिस कराओ कि अगर ये लाइनें तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये लाइनें कैसे बोल सकते हैं और क्यों बोल सकते हैं, उसके बाद ग्रामर आएगा। ठीक है, जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, पहले बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिस करवाना है बच्चों को। ठीक है, उसके बाद ग्रामर के रूल वगैरह बताने हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंग्लिश लैंग्वेज की? तो ये तो आप सभी को पता है, तो ये आप सभी लिख देना। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख देना कि ये क्या अल्फाबेटिक लैंग्वेज है, इसमें 26 लेटर्स है इसके अंदर। लिख देना ये नेचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। राइट, क्या है इंग्लिश, कैसा दिखता है, क्या है, क्या करता है, यही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। ये बता देना मेन, याद रहेगा ना आपको। उसके बाद है वर्ड ऑर्डर मैटर, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लेज अ की रोल। कि इसमें एक रोल होता है कि वर्ड्स को इसी तरह ऑर्गेनाइज करके लिखना है, उल्टा उल्टा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये इसका नेचर है कि एक सिस्टमैटिक ग्रुप में, एक सिस्टमैटिक तरीके से इस लैंग्वेज को बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, सुना जाता है। उसके बाद है फोनिक चैलेंजेस, कुछ वर्ड्स में नॉट बी प्रोनाउंस एज दे आर स्पेल्ड, यानी कि जैसे कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं उसको वैसे नहीं बोला जाता। जैसे कि BUT बट CUT कट एंड PUT पुट। आपको समझ में आया? BUT बट और CUT कट में अ की आवाज आ रही है, यू की जगह कट बट, लेकिन PUT में पुट ऊ की आवाज आ रही है। तो इसलिए ये एग्जांपल है फोनिक के कि कुछ वर्ड्स जैसे दिखते हैं वैसे बोले नहीं जाते, जैसे बोलते हैं वैसे वो दिखते नहीं है, लिखे नहीं जाते। तो यही इसका मानना है, इसलिए ये इसका नेचर इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, हमारे हिंदी में तो ऐसा नहीं होता कुछ, कोई बात नहीं, क्या ही करना, इंग्लिश है ऐसी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है रिच वोकैबुलरी। इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ही वास्ट वोकैबुलरी है, बहुत सारे वर्ड्स ऐड होते जाते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, ऐड बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, अलग अलग वर्जन में भी दिख जाएंगे वर्ड्स। ठीक है, तो एक ये पॉइंट लिख सकते हो। और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस से ये मतलब है कि बहुत से ऐसे, जैसे आपने सुने होंगे कि ये वर्ड लैटिन से लिया गया है इंग्लिश में, ये वर्ड ग्रीस से लिया गया है इंग्लिश में। तो ये क्या है, ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मल्टीपल अलग अलग लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स को बोरो कर लेता है और थोड़े उसको अपने ही डिक्शनरी में डाल देता है। तो ये इसका नेचर है कि ये इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी है, कुछ वर्ड्स बाहर से लिए गए हैं, लैटिन से ले लिया, ग्रीस से ले लिया, ग्रीक वर्ड्स जैसे कम्युनिकेशन में कम्युनोज, ये ग्रीक वर्ड है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि जो वर्ड है साइकोलॉजी, उसमें क्या P साइलेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिकी हो जाता है लर्नर्स के लिए कि कहाँ पे P साइलेंट होना चाहिए, कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो पेनल्टी में तो P बोलते हैं हम, पेनल्टी P आवाज आ रही है, P की साउंड आ रही है, पर साइकोलॉजी में P तो है, तो साइकोलॉजी क्यों नहीं बोलते, इसको साइकोलॉजी की बोलते हैं, P साइलेंट होती है। कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जो पता नहीं क्यों ही बनाए, बट कोई बात नहीं, हमें क्या करना। तो ये इसके इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर आपको जानने को मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेबल यूसेज एंड फंक्शनैलिटी। देखो ध्यान से पढ़ना। तो पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल यूसेज, क्या है कंसेप्ट, क्या है एक्सेप्टेबल यूसेज का। मेनली एक्सेप्टेबल यूसेज ये बोलता है कि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उसके अंदर ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए और साथ ही में मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वर्ड का बिल्कुल सही होना चाहिए और साथ ही में उसको सही जगह, सही वर्ड को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाना चाहिए। ये होता है एक्सेप्टेबल यूज, यानी वो एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी आपने कुछ भी बोल दिया। ठीक है, आपने कुछ भी बोल दिया, आई होम गो टू, ऐसे ये तो क्या कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ना किसी को समझ में आएगा, जो आपने बोला वो भी गलत है, तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो एक्सेप्टेबल यूसेज का मतलब है यूजिंग इंग्लिश इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल वे। पहले तो आपको एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए तो एक्सेप्ट होगा, दूसरा वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए तो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोनाउंसिंग वर्ड्स एक्यूरेटली, आपको सही से प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए किसी भी वर्ड की, और साथ ही में यूजिंग देम इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, सही जगह सही वर्ड यूज करना चाहिए, ये सही तरीके से करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल आई गो टू होम, ये गलत है। मेनली जो सही एक्सेप्टेबल यूज है वो है आई गो होम बस। ठीक है, टू का यूज ही नहीं। तो यहाँ हमने पढ़ लिया कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेबल यूसेज। अब हम पढ़ेंगे हमारा कंसेप्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है, इंग्लिश में क्या फंक्शनैलिटी से क्या मतलब है, तो मेनली बहुत ईजी है। फंक्शनैलिटी से मतलब है कि क्या लैंग्वेज को आप किस तरह यूज करो, उसका फंक्शन किस तरह जा रहा है, या तो आप उसको फॉर्मल वे में यूज करोगे या तो इनफॉर्मल में। आप ठीक है, आप अगर किसी ऐसे सेटिंग में हो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स वगैरह है तो आप इनफॉर्मल वर्ड्स, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस या इनफॉर्मल वोकैबुलरीज का यूज करोगे। अगर आप कहीं अपने बिजनेस मीटिंग में हो या कोई प्रोफेशनल वर्क है तो वहाँ पे आप फॉर्मल यूज करोगे। ये फंक्शन बदलता है इंग्लिश का आपके यूसेज के तरीके से, कहाँ यूज करो। वैसे ही रिटन फॉर्म में और स्पीकिंग में बहुत से डिफरेंसेस देखे जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस बोलते समय और सेंटेंस को लिखते समय कुछ यूजेस हमें देखते हैं कि अलग हो जाते हैं। हम कुछ बोलते हैं तो बहुत शॉर्ट में कुछ चीजें बोल देते हैं। ठीक है, और कभी हम लिखते हैं तो उसको या तो बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं या तो बहुत सी शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशंस लगा देते हैं। तो इसलिए देखा जाता है कि फंक्शन जो है ना इंग्लिश का वो बदलता रहता है अलग अलग फॉर्मेट में। और उसके बाद ये भी है कि ग्रामर रूल्स एंड एक्सेप्शन भी है बहुत सारी, क्योंकि हर जगह हर रूल अप्लाई नहीं होता, या हर इंसान, हर स्टेट, हर कंट्री में वो रूल फॉलो नहीं करते। तो नॉट ऑल रूल्स अप्लाई यूनिवर्सली, तो यूनिवर्सली तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे रूल्स तो चेंज भी होते रहते हैं। तो ये फंक्शन है, यानी फंक्शनैलिटी इन इंग्लिश, ये फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर ओरल लैंग्वेज लर्निंग।
ओरल लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या है कि भाई जो हम बोल रहे हैं उस लैंग्वेज को बोल रहे हैं उसी को कहते हैं ओरल लैंग्वेज, और सुन रहा है सामने वाला, ना लिख रहे हैं हम, ठीक है, ना पढ़ रहे हैं हम, बोल रहे हैं, उसको ओरेंज कहते हैं, ओरल कहते हैं, ओरल लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो वाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं डिलेट में कि ओरल लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश में क्यों इंपॉर्टेंट है। अपने विचार बताएं या डिस्कस करें या फिर बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ कर दे कुछ भी, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो इसको, और इसके और पॉइंट्स भी लिख सकते हो और अपने शब्दों में इसको और एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल्स आप लिख देना। सबसे पहले तो ये है कि इनहेंस कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। अगर आप बोल रहे हो तो सामने वाला सुन रहा है, आप बोल रहे हो आपको बोलने की प्रैक्टिस हो रही है, सामने वाला सुन रहा है उसके सामने वाले सुनने की प्रैक्टिस हो रही है, फिर सामने वाला बोल रहा है तो उसके बोलने की प्रैक्टिस हो रही है, और आप सुन रहे हो तो आपके सुनने की प्रैक्टिस हो रही है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही बहुत अच्छे से, दोनों स्किल आपको आ रहे हैं, सामने वाले को भी आ रहे हैं। तो ओरल लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं कि हमें तो भाई अच्छे से बोलना आ रहा है, हमें तो अच्छे से सुनना आ रहा है, हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि सुनने का मतलब सिर्फ ये है, हियरिंग नहीं है, हियरिंग मतलब होता है सुनना, लिसनिंग मतलब होता है सुन के समझना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेल्प्स इन नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन। आप अपने इन्वायरमेंट से चीज़ें खुद ही सीख लो, आपको ना कोई क्लास लेनी, ना कोई कोर्स लेना, ठीक है, ना लेक्चर बैठ के देखना। आप आसपास ही जा रहे हो, आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड मिल जा रहे हैं, कुछ इंग्लिश के लाइन्स सेंटेंसेस मिल जा रहे हैं, आप उनको सीख ले रहे हो, ठीक है। आपने कहीं सुन लिया कि हाउ आर यू, किसने बोल दिया आई एम फाइन, तो आप भी आपने से अपने अंदर उसको ले लेते हैं, एक्विजिशन कर लिया, आपने भी उसे यूज़ किया कि ओ हाउ आर यू, आपने किसी और को जाकर पूछ लिया, ठीक है, किसी और ने बोल दिया आई एम गुड, तो आपको एक और वर्ड, आपको एक और सेंटेंस पता चला, अच्छा आई एम फाइन की जगह आई एम गुड भी बोल सकते हैं। तो ये होता है एजुकेशन आपने आसपास से ले लिया। इसलिए ओरल लैंग्वेज लर्निंग बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आप सुन के उस चीज़ को सुनो, पढ़ो, ये सब करके आप सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा ओरल लैंग्वेज इंग्लिश की क्यों जरूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इनकरेज रियल लाइफ कम्युनिकेशन। एक बहुत ही आरामदायक फ्लुएंट में कम्युनिकेशन आप कर सकते हो जिसमें बहुत ही क्लियर आपके थॉट्स जा रहे हैं, सामने को समझ में आ रहे हैं, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकली करेक्ट, और सामने कॉन्टेक्स्ट भी बहुत करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत इंप्रूव करते हैं, सारे स्किल्स इंप्रूव करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट सेकंड सब टॉपिक के बारे में जो है मेथड्स टू इंप्रूव ओरल लर्निंग। कौन कौन से मेथड्स हमारे सिलेबस में है, कुछ मेथड्स, उन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला तो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी रिपीटेशन करना किसी भी चीज़ का। किसी ने अगर आपको बोल दिया कि ये इस वर्ड को इस तरह प्रोनाउंसिएशन करते हैं, साइकोलॉजी ले लो, उस पर लिखा था PSY, ठीक है, तो आपने पी साइकोलॉजी बोला तो सामने वाले बोला नहीं इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पी साइलेंट होता है, तो उसने आपको बोला कि 3-4 बार बोलो, रिपीट करो, तो आपने रिपीट किया साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, फिर आपको अच्छे से याद हो गया। इसको कहते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार बोलना, उस चीज़ को बार बार लिखना, ऐसे करके, ठीक है। तो स्पेलिंग आपने याद कर लिया, आपने बोलना सीख लिया कैसे कैसे बोलना है, तो इसी को कहते हैं, इससे आपने अपनी फ्लुएंसी डेवलप कर ली। मेनली इसमें हमें ओरल लैंग्वेज की बात करें तो हमने बोल बोल के उसको बोल के सुन के हमने अपनी फ्लुएंसी डेवलप कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में दे रखा है डेमोन्स्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेशन। ये मेथड होता है जिसके अंदर कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हम दिखाते हैं, बताते हैं, बच्चे को सुनाते हैं, ठीक है, जिससे उसे दिखता है। टीचर आया, उसने मॉर्निंग में विश किया तो बच्चे को समझ में आ रहा है, तो ये क्या, ये रियल लाइफ एग्जांपल सेट कर रहा है, बच्चे को बता रहा है, दिखा रहा है। कोई स्टोरी सुना दी इंग्लिश में, कोई अगर कोई कार्टून दिखा दे, कोई छोटा सा स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी टाइप में प्रोजेक्टर पे दिखा दिया बच्चों को, तो क्या डेमोन्स्ट्रेशन है कि, और इलस्ट्रेशन मतलब जो कुछ दिखा के, पिक्चर दिखा के, वीडियो दिखा के बच्चों को सिखाना ताकि वो उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख जाए। और डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि कुछ करके दिखाना सामने वाले को, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक मेथड है, आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टोरी टेलिंग और रीडिंग अलाउड। वही है कि आप कोई स्टोरी बोल रहे हो, बच्चा सुन रहा है ध्यान से, आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, साथ ही में अब बारी आती है बच्चे के, बच्चे रीड कर रहे हैं, ठीक है, बच्चा रीड कर रहा है तो जो एक बच्चा रीड कर रहा है तो बाकी बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अच्छा वो ऐसे रीड कर रहा है, वो ये बोल रहा है, इस वर्ड को ऐसे बोल रहा है, ठीक है। फिर आप कुछ बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो लाइन की मीनिंग बता रहे हो, वर्ड्स की मीनिंग बता रहे हो, तो इससे क्या होगा, बस या तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी साथ ही में, ठीक है, उसकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, बच्चों को बोलना आएगा, बच्चों को पढ़ना आएगा। तो ओरल लैंग्वेज लर्निंग इस मेथड से भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और साथ ही में हमारा TLM मेथड तो है ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बहुत सारे फ्लैश कार्ड, चार्ट्स वगैरह, हमारे गेम्स, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्टर पे कोई भी चीज़ है वो सब डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा सीखेगा, ठीक है, कि हमारा इंग्लिश को एज ओरल लैंग्वेज लर्निंग यानी बोलना सीखेगा, सुनना सीखेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे मेथड्स हो गए जो हमारे सिलेबस में ऑफिशियल SCERT के थ्रू जो दिल्ली सिलेबस दिया था उसके दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एप्पल एंड मेकिंग स्टूडेंट्स डिस्क्राइब इट इन इंग्लिश इम्प्रूव्स बोथ वोकैबुलरी एंड कॉन्फिडेंस। आपने एक एप्पल की फोटो दिखा दी, आपने कुछ नहीं बोला, आपने बस बोला कि टेल मी अबाउट दिस, ठीक है। तो अब बच्चा धीरे धीरे बोल रहा है कि मैम ये तो एप्पल है, तो आपने बोला कि बेटा इसको इंग्लिश में बोल के सोचो कैसे बोलेंगे, चलो कलर बता दो, इंग्लिश में इस कलर को क्या कहते हैं, एक बच्चा लाल, तो आपने बोला कि बेटा इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो उसने बोला रेड, आपने बोला वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, ऐसे बच्चे का वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, बच्चे कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह के एग्जांपल्स आप एग्जाम में लिखना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट सब टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। एक इंग्लिश के टीचर से प्राइमरी लेवल पे हम लोग बात करें तो प्राइमरी लेवल के इंग्लिश टीचर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये आप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। इस तरह की इंग्लिश टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, उसमें भी आप ये सारी क्वालिटीज लिख देना। इंग्लिश टीचर के को क्या क्या आना चाहिए, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने क्या क्या
चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये सब आप लिख देना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये है कि मस्ट क्रिएट एन इंटरेक्टिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ बच्चा इंग्लिश को सीख रहा है, उसको बोल के, लिख के, सुन के, कैसे भी वो सीख रहा है। ऐसा इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करेगा? टीचर। तो टीचर का ये रोल है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना। तो ये एक्सपेक्टेशन की टीचर से कि टीचर एक अच्छा सपोर्टिव और इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए, जहाँ बच्चा इंटरेक्ट करे दूसरों से, साथ ही में एक सपोर्ट मिले बच्चों को अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने की, ठीक है। अब हम बात करेंगे और क्या है एक्सपेक्टेशन इंग्लिश टीचर से, या उसके और की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या है, एक टीचर की जो एक पीयर लर्निंग जो होती है, ग्रुप में सीखना, वो उसको डिस्कशन करके सीखना, पार्टिसिपेट करके सीखना, जिससे इंग्लिश तो बच्चा सीखेगा, साथ ही साथ में उसके सोशलाइजेशन भी होगा। तो वो चीज़ डेवलप करना, वो चीज़ वो ऑर्गेनाइज करना, वो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, डिस्कशन एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, टॉपिक्स लेके आना, इंग्लिश लर्निंग के लिए वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। साथ ही में यूजिंग इंगेजिंग एक्टिविटीज़ लाइक रोल प्ले, सॉन्ग्स, स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा, जितनी भी अच्छी एक्टिविटीज़ में बच्चा बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, वो एक्टिविटीज़ कौन ऑर्गेनाइज करेगा? टाइम टू टाइम हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, या हम बहुत आराम से करवा सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं इंग्लिश के, उसके हम क्या कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। कुछ में हम डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, कुछ में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी करवा सकते हैं। तो ये सब किससे होगा? यूजिंग इंगेजिंग एक्टिविटीज़ और लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश टीचर का है यही एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है एक्सपेक्टेशन उससे, और साथ ही में एक्सपेक्टेशन ही नहीं उसकी क्वालिटी भी, ठीक है, कि टीचर ऐसा होना चाहिए। इंग्लिश ही नहीं, हर टीचर ऐसे ही होना चाहिए। सारे आप हर जगह लिख सकते हो, कहीं भी आपको पूछना ना ये टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर तो अच्छी क्वालिटीज आप लिख दो, ठीक है, फुल मार्क्स। और साथ ही में सही भी है, मार्क्स ही नहीं, सही भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि करेक्ट मिस्टेक्स जेंटली एंड कंस्ट्रक्टिवली। देखो ये नहीं है किसी ने गलत बोल दिया, मैम रेड को नहीं आ रहा बोलने, लाल ही बोलेंगे हम तो, ठीक है। मैं या उसने गलत कोई वर्ड ही बोल दिया, डायरेक्टली जब ब्लू बोल दिया, बोला कि मम्मी लाल है, अब बोला इंग्लिश में क्या बोलते, तो उसने बोला मैं ब्लू बोलते, तो आपने चिल्ला दिया, ऐसे बिना बोलते हैं, बेइज्जती कर दी, बेचारा डर गया। अब वो नेक्स्ट टाइम से बोलेगा नहीं बोलेगा। तो ये बात है कि आपको करेक्ट करना है बच्चों को, बट जेंटली, या तो ऐसे करो कि उस समय को पता ही ना चले, ठीक है। तो वो जेंटली वे में करो, और साथ ही में ये बोलो कि अरे ये तो गलती सबसे होती है, मैंने भी बोला था जब मैं छोटी थी, तो बच्चों को लगा हाँ ये तो सबसे होती है, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाया। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इंग्लिश टीचर को भी ऐसे ही बनना है, जेंटली और साथ ही में कंस्ट्रक्टिवली, कि चलो कोई बात नहीं, अब हम कलर के नेम ही याद करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव हो गया, आप तो इसी में करेंगे हम, ठीक है। बच्चों को कुछ दे दिया, टॉय वगैरह दे दिया, उसके कलर्स है, उस टॉयज के पीछे स्टिकर लगा दिया कि रेड कलर टॉय, ठीक है, ब्लू कलर टॉय। बच्चों को दो वर्ड याद हो गए, रेड कलर तो याद हो गया कि रेड है, और साथ में टॉय यानी टॉय में खिलौना। तो बच्चों को ऐसे, तो ऐसे बहुत से एक्टिविटीज आप टीचर ना आपको जनरेट करनी, बहुत से आप बहुत से बना सकते हैं एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऑन द स्पॉट अभी बनाया मैंने ये वाली एक्टिविटी, कैसे कर सकते हैं, ये चलो। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो बहुत ही काम पेशेंट हो, मोटिवेटेड हो, वो ही टीचर एक लर्नर, एक अच्छा लैंग्वेज लर्निंग करवा सकता है बच्चे को। एक लर्नर को बहुत अच्छे से टाइम दे सकता है, उसकी गलतियों को सुधार सकता है पेशेंटली, ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत धीरे सीख सकता है, टाइम लग सकता है सीखने को, ठीक है। बट आप टीचर हो, आपका काम सिखाना है और सबको एजुकेट करना है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभानी होगी। तो ये क्वालिटी है, ये एक्सपेक्टेशन है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन ऑन करना, सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ही मिलेगा, ठीक है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इंग्लिश चल रहा है, यूनिट 1 हो गया है, उसके बाद हम यूनिट 2, 3, 4 करेंगे। बट अगर आपका कोई एग्जाम आ रहा है अभी पास में और उस सब्जेक्ट की आपको चाहिए, तो मैं वो भी बना सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो सब्जेक्ट बना दूंगी जो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ नहीं आ रहा है, इस पर आपको चाहिए, उस पर की वीडियो उस पर प्रोवाइड हो जाए तो अच्छा होगा। तो इस तरह की वीडियोस हम बना देंगे। आपको भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, उसके लिए मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारा बच्चा पढ़ रहा है, साथ में मुझे भी कुछ सलाह दे रहा है, ठीक है। तो अप्रिशिएट करती हूँ मैं तो सभी को। कमेंट करो, बातचीत करो, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी कुछ तो बताओ, मुझे पता तो चले क्या इंप्रूव करना क्या नहीं, ठीक है। और जितने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तो सब बहुत रीड करती हूँ अच्छे से, आपको रिप्लाई करती हूँ, ताकि आपको भी लगे ना कि मैं पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ, समझती हूँ, और उसको सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ, मैं उसको देखती हूँ कि मैं कैसे अपने चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये कैसा लगा, क्या क्या समझ में आया, पूरा समझ में आया कि नहीं बता देना। और ये यूनिट खत्म हो गया, अब इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में जितना था सब मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और ये मुझे पता है आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाय 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 बाय।